अध्याय 321। वह एक राजकुमारी की तरह है। अब जब मैं और मेरी बहन दोनों स्कूल में हैं, तो घर पर काफ़ी वित्तीय दबाव है। इसलिए अगर मैं इन कपड़ों को ठीक कर सकता हूँ और फिर भी उन्हें पहन सकता हूँ, तो मैं इसका उल्लेख नहीं करूँगा, झो सियू ने कहा। तुम बच्चे, झो लैनफेंग का दिल बेहद टूट गया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? चाहे हमारे पास पैसों की कितनी भी तंगी क्यों ना हो, तुम्हारी आंटी तुम्हें फटे हुए कपड़े पहनने नहीं दे सकती। उद्धरण चिन्ह। जब झो सियू छोटी थी, तो उसने उसे कभी भी फटे हुए कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं दी। अब जब बच्चा बड़ा हो गया है तो उसे छोड़ ही दें। लेकिन नए कपड़े खरीदने में काफ़ी पैसे खर्च होंगे। जब वह फुसफुसाईं, उस जंगली बच्चे ने आज ही अपने कपड़े खरीदे। वे बिल्कुल नए हैं। मैं उसका स्विच तुम्हारे पास रख दूंगी। झो लैनफेंग ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है और उसे खुशी है कि उसने पहले जंगली बच्चे को अपने कपड़े वापस नहीं करने दिए। झो सियू ने अवचेतन रूप से उसके बालों को छुआ। आंटी, मैं अपनी बहन से बहुत लंबा हूँ और उसके कपड़े मेरे लिए बहुत छोटे हैं। क्या आपने उन पर प्रयास किया? उद्धरण चिन्ह। मैंने किया। आस्तीन बहुत छोटी हैं, झो सियू ने कहा। उसका झूठ सच की तरह ही विश्वसनीय था, और झो लैनफेंग ने हर बार बिना पुष्टि किए उस पर विश्वास कर लिया। इसलिए झो सियू को कभी भी झूठ बोलने का दोषी महसूस नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झो लैनफेंग का दिल भयंकर रूप से संघर्ष करने लगा। नए साल से पहले परिवार में काफ़ी पैसे खर्च करके नए मेहमान आए थे। जियान हुआ कि मजदूरी का पूरा भुगतान निर्माण परियोजना के अंत में ही किया जाएगा, और अभी घर पर ज़्यादा नकदी नहीं है। अगर उसने अब झो सियू के लिए कपड़े खरीदे, तो यह एक और बड़ा खर्च होगा, और उसे परेशानी महसूस हुई। लेकिन न खरीदना कठिन होगा। उसे अपनी भतीजी पर थोड़ा अफसोस हुआ। आंटी, मैं परिवार की स्थिति जानता हूँ, इसलिए मैं अपनी तुलना दूसरों से नहीं करता। अगर लोग बात करते हैं, तो उन्हें बात करने दो। झो सियू ने समझदारी से मुस्कुराते हुए कहा। मैं पहले थोड़ा उदास था, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तो यह वास्तव में कुछ भी नहीं है। ये कदम बस उसकी आस्तीन में इक्का था। ये सुनकर झो लैनफेंग ने तुरंत अपने दांत पीस लिए और कहा, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मेरी सियू को किसी और से बदतर कपड़े नहीं पहनाए जा सकते। अगर वह जंगली बच्चा नए कपड़े पहन सकता है, तो आपको भी ऐसा करना चाहिए। कल आपकी चाची आपको नए कपड़े खरीदने के लिए ले जाएंगी। जैसे ही उसने ये कहा, उसे अपनी जेब में दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसे इसका अफसोस नहीं हुआ। अब अधिक खर्च करने का अर्थ है बाद में अधिक पुरस्कार। जो लोग अपनी बेटियों को सजने संवरने से नफरत करते हैं, वे केवल उन्हें देहाती बेवकूफ़ों से शादी करने के लिए तैयार कर रहे हैं। सियू अलग था। सियू को शहर के किसी व्यक्ति से शादी करनी थी। अपना लक्ष्य हासिल करने के बाद झो सियू को गुप्त रूप से खुशी महसूस हुई, लेकिन उसने कहा, आंटी, चलो इसे भूल जाओ। कपड़ों के एक सेट की कीमत कम से कम 10 युआन से अधिक है। परिवार की स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं है। यह अभी भी है। उस छोटी राशि से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप कड़ी मेहनत से अध्ययन करते हैं और विश्वविद्यालय में प्रवेश करते हैं, चाहे आपकी आंटी कितना भी पैसा खर्च करें, सब कुछ इसके लायक होगा। आंटी, मुझे पता था कि आप मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं, झो सियू ने झो लैनफेंग को गले लगाते हुए गहराई से कहा। अगर कोई कहता है कि मेरे पास माता पिता नहीं हैं जो मेरी देखभाल करते हैं, तो मैं कहूँगा कि मेरे पास एक आंटी है जो ऐसा करती है। ये शब्द झो लैनफेंग के मन में घर कर गए। उसे बस पैसों की चिंता थी, लेकिन अब उसका मन हो रहा था कि वह अपना सब कुछ दे दे।
झो सियू को भी नए कपड़े पहनने को मिले और उसका मूड बेहतर हो गया। पूर्ण और संतुष्ट होकर वह शेन मियामियान के सामने इठलाने के लिए अपने कमरे में भाग गई। दीदी, आंटी ने कल मेरे लिए नए कपड़े खरीदने का वादा किया है। शेन मियामियान ने शांति से उत्तर दिया। मैं पहले से ही जानता था। उसने बाहर से उनकी पूरी बातचीत स्पष्ट रूप से सुनी थी, लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं थी। जब तक झो सियू ने अपने कपड़ों पर ध्यान नहीं दिया, शेन मियामियान को इसकी परवाह नहीं थी कि उसने क्या खरीदा है। शेन मियामियान को जरा सी भी ईर्ष्या न देखकर झो सियू के दिल की खुशी अचानक फीकी पड़ गई। वह वास्तव में शेन मियामियान से घृणा करती थी। उस अप्रभावित आचरण ने उसे एक देहाती बेवकूफ़ की तरह बना दिया था, जबकि मियामियान एक बुलंद राजकुमारी की तरह लग रही थी, जो हर चीज़ को अपने से नीचे मानती थी। इस एहसास ने उसे पागल कर दिया। अध्याय 322 शहर में जाकर झो सियू थोड़ी देर के लिए निराश हो गई, लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गई। वह शेन मियामियान को नाक से उसका नेतृत्व करने नहीं दे सकती थी। शेन मियामियान ने खराब सामान पहना था, जबकि उसने बिल्कुल नया सामान खरीदा था। उसे स्पष्ट रूप से बेहतर सौदा मिला है, तो उसे गुस्सा क्यों होना चाहिए? वह थी जो एक उच्च और शक्तिशाली राजकुमारी थी। शेन मियामियान को एक देहाती से फीनिक्स में बदलने का सपना भी नहीं देखना चाहिए। लेकिन शेन मियामियान का प्यारा चेहरा देखकर झो सियू को फिर से असहज महसूस हुआ और उसने मन ही मन शाप दिया। छोटी लोमड़ी। अगले दिन कपड़ों की खरीदारी के बारे में सोचते हुए झो सियू जल्दी सो गया। रात की अच्छी नींद और नाश्ता करने के बाद वह और झो लैनफेंग शहर की ओर भागे। उन्होंने कई दर्जी की दुकानों का दौरा किया, लेकिन उन्हें वह स्टाइल नहीं मिला जो झो सियू चाहता था। शहर की दर्जी की दुकानों में कुछ तैयार कपड़े थे, और उनके पास जो शैलियाँ थीं वे सभी कठोर और अपरिवर्तित थीं, जो स्थायित्व और गंदगी प्रतिरोध पर ध्यान केंद्रित करती थीं, जो शेन मियामियान के कपड़ों से बहुत अलग थी। जितना अधिक उन्होंने खरीदारी की, झो सियू उतना ही अधिक उदास हो गया। झो लैनफेंग मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछा, सियू, आप किस तरह की शैली की तलाश में हैं? उद्धरण चिन्ह। उसने कई सेट देखे जो ठीक थे, लेकिन झो सियू को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। सांस। लड़कियां बड़ी होने के साथ साथ अधिक चिड़चिड़ी हो जाती हैं, न कि उस समय की तरह जब वह छोटी थीं। उस समय पहनने के लिए कपड़े होना ही काफ़ी था। कौन परवाह करता था कि वे अच्छे दिख रहे थे या नहीं? आंटी, हमारे स्कूल में अब कोई भी इस तरह के कपड़े नहीं पहनता है। झो सियू ये स्वीकार करने में अनिच्छुक थी कि वह शेन मियामियान की पोशाक की नकल करना चाहती थी, और उसने जोर देकर कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि कपड़े फैशनेबल नहीं थे। ये सुनते ही दर्जी की दुकान की मालकिन का चेहरा काला पड़ गया और बोली, अगर छात्र इस प्रकार के कपड़े नहीं पहनते हैं, तो वे क्या पहनते हैं? क्या वे अपने चारों ओर एक कपड़ा लपेटते हैं और सड़क पर निकलते हैं? उद्धरण चिन्ह। उसकी दुकान कस्बे में थी और हर दिन सैकड़ों छात्र उसके दरवाजे से गुजरते थे। वह कैसे नहीं जान सकती थी कि उन्होंने क्या पहना है? माँ और बेटी आधे दिन से उसकी दुकान में खोजबीन कर रही थीं। वे कुछ भी खरीदना नहीं चाहते थे और यहाँ तक कहा कि कपड़े अनाकर्षक थे। उन्हें कपड़े खरीदने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अगर कपड़े बदसूरत हैं, तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते? हम अंधे होंगे जो आपकी दुकान पर कपड़े देखने आएंगे। झो लैनफेंग ने दर्जी की दुकान के मालिक पर कुछ शब्द बोले और फिर झो सियू को दुकान से बाहर खींच लिया। इस तरह के रवैये से एक कपड़ा विक्रेता की दुकान देर सबेर बंद होनी ही थी। आंटी, चलो वापस चलते हैं, मैं अब और नहीं खरीदना चाहता।
कोई कपड़ा न मिलने और किसी और के साथ बहस के बाद झो सियू ने खरीदारी जारी रखने की इच्छा खो दी थी। खरीदारी क्यों बंद करें? झो लैनफेंग ने देखा कि उसकी भतीजी दुखी दिख रही है और उसने तुरंत उसे मना लिया। हमने अभी तक कोई कपड़े नहीं खरीदे हैं, झो सियू ने चिल्लाते हुए कहा। इन कपड़ों को पहनने के साथ साथ मैं पुराने कपड़े भी पहन सकता हूँ। इससे पैसे बचेंगे। इस बिंदु पर झो लैनफेंग को समझ में आया कि सियू इन कपड़ों को पर्याप्त फैशनेबल नहीं होने के कारण तुच्छ समझता था। सियू के मानक ऊंचे थे, दूसरों की तरह नहीं जो किसी भी चीज से संतुष्ट हो सकते थे। अच्छी बात है, झो सियू को मुश्किल लगने की बात तो दूर, झो लैनफेंग ने सोचा कि उसने उसे अच्छी तरह से पाला है। चलो, तुम्हारी चाची तुम्हें कुछ खरीदने के लिए शहर ले जाएंगी, उसने कहा। आंटी, मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, झो सियू ने कहा। झो लैनफेंग को गले लगाते हुए और 2 बार ऊपर नीचे कूदते हुए वास्तव में भावुक हो गया। हालांकि वह जानती थी कि उसकी चाची उससे प्यार करती है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि झो लैनफेंग उसे शहर ले जाने के लिए तैयार होगा। वहां और वापस साइकिल चलाने में 1 घंटे से अधिक समय लगेगा। जब वे शहर में पहुंचे तो लगभग दोपहर हो चुकी थी। झो लैनफेंग पूरे रास्ते साइकिल चलाने के बाद भूखी हो गई थी, लेकिन वह सड़क पर नाश्ता खरीदने के लिए बहुत मितव्ययी थी। इसके बजाय वह झो सियू को सीधे सब्जी बाजार के बगल में कपड़े वाली गली में ले गई। ये झो सियू की शहर की दूसरी यात्रा थी। आखिरी यात्रा सर्दियों में थी, नए साल के करीब, जब अधिक लोग थे और ठंड थी, इसलिए उन्होंने ज्यादा खरीदारी नहीं की और जल्दी लौट आए। इस बार उसने पाया कि विभिन्न प्रकार के रंगों और शैलियों के साथ वसंत संग्रह सर्दियों की तुलना में अधिक आकर्षक थे। इसकी तुलना में शेन मियामियान के कपड़े बहुत सादे लग रहे थे। अध्याय 323 कपड़े खरीदना। दोनों ने चारों ओर खोजबीन की और झो सियू विकल्पों की श्रृंखला से चकित हो गया। एक पल के लिए वह नहीं जानती थी कि क्या चुनना है, लेकिन अंततः उसने एक ऐसा परिधान चुना जो आकर्षक और भड़कीला लग रहा था। झो लैनफेंग ने भी सोचा कि यह अच्छा लग रहा है, लेकिन जब उसने कीमत पूछी तो ये 30 युआन निकली। मूल रूप से झो लैनफेंग ने बजट रखा था कि कपड़े और जूते दोनों कुल मिलाकर 15 युआन से अधिक नहीं होंगे। अब इस एक वस्तु की कीमत 30 थी और मोलभाव करने पर भी यह उसके बजट से बाहर थी। झो लैनफेंग इसे खरीदने के लिए अनिच्छुक था। आप अभी भी बढ़ रहे हैं, और यदि आप इतनी अच्छी चीज खरीदते हैं तो इसे आपके लिए बहुत छोटा होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, और तब तक आप इसे उन छोटे कमीनों को सस्ते में दे देंगे। आइए अन्य दुकानों पर नजर डालें। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, झो सियू कपड़े छोड़ने के लिए कुछ हद तक अनिच्छुक था, लेकिन समझ गया कि यह वास्तव में महंगा था और उनकी क्षमता से परे था। भविष्य में हाई स्कूल और कॉलेज के लिए बहुत सारे खर्च होंगे, इसलिए वे अब अपना सारा पैसा बर्बाद नहीं कर सकते। ये कहना होगा। इस संबंध में झो सियू जानता था कि प्राथमिकता कैसे तय करनी है। दुकान की मालकिन ने माँ और बेटी को बहुत देर तक कपड़े आजमाते हुए देखा था, कपड़ों का एक गुच्छा इकट्ठा करते हुए जैसे कि वे बहुत कुछ खरीदने जा रहे हों, और उसने सोचा कि वे एक बड़ी खरीदारी करेगी। उसे आश्चर्य हुआ। कीमत सुनकर उन्होंने मोल भाव भी नहीं किया और जाने के लिए तैयार हो गए। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती थी, उतना ही क्रोधित हो जाती थी, और जब दोनों दरवाजे पर पहुंचे तो उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, यदि आप सस्ते चाहते हैं तो स्टॉलों से खरीदें। दुकान में सभी कपड़ों की कीमत ऐसी ही है। कुछ अच्छा चाहते हैं और सौदेबाजी की उम्मीद कर रहे हैं, दिवास्वप्न देख रहे हैं, है न? आखिरकार
ये शहर था, और अपने शहर के विपरीत। झोउ लैनफेंग और झोउ सियू ने बहुत अधिक मुखर होने की हिम्मत नहीं की। दुकान से कुछ कदम दूर चलने के बाद ही झोउ लैनफेंग ने अपमानजनक ढंग से कहा, पा, बिना ये जाने कि वे कौन हैं, दूसरों को नीची दृष्टि से देख रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। एक दिन जब सियू सक्षम हो जाएगा तो वे पूरी सड़क को पट्टे पर दे देंगे। झोउ लैनफेंग और झोउ सियू ने इस विश्वास को साझा किया कि कॉलेज में प्रवेश का मतलब जीवन के शिखर पर पहुंचना है और फिर वे शहर के लोगों के समान अच्छा जीवन जीने में सक्षम होंगे। आंटी, ये लोग बहुत घमंडी हैं, आइए उन पर ध्यान न दें, झोउ सियू ने कहा। उसने पीछे मुड़कर दुकान की ओर देखा, मन ही मन उसका नाम नोट किया और खुद से वादा किया कि वह एक दिन तब वापस आएगी जब उसके पास पैसे होंगे। जब वह समय आया तो वह पड़ोसी दुकानों से सारे कपड़े खरीद लेती थी ताकि मालिक को दिखा सके कि दूसरों को कम आंकने से क्या होता है। झोउ लैनफेंग शांत होने से पहले कुछ देर तक बड़बड़ाती रही और शाप देती रही। पिछली घटना के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे दुकानों में कपड़े नहीं खरीद सकते, इसलिए उन्होंने विनम्रतापूर्वक सड़क के स्टॉलों को देखना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वे वांग एयरफेक के स्टॉल पर आए। बहुत देर हो चुकी थी और उसने बिक्री भी नहीं की थी, इसलिए चिंतित वांग एयरफेक ने असाधारण उत्साह दिखाया जब उसने अंततः किसी को अपने कपड़ों में रुचि रखते हुए देखा। आओ देखो, यहाँ कपड़े नवीनतम शैली के हैं और इस पूरी सड़क पर मेरा सामान सबसे किफ़ायती है, उसने कहा। कल पुलिस स्टेशन से लौटने के बाद उसके सबसे छोटे बेटे ने उसे व्याख्यान दिया, और हालांकि वांग एयरफेक ने वास्तव में नहीं सुना था, वह चिंतित थी क्योंकि आज व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा था। यदि वह शहर में अपना व्यवसाय जारी नहीं रख पाती तो उसे खेती की ओर वापस जाना पड़ता। सूरज के नीचे कड़ी मेहनत करना एक बात थी, लेकिन पैसे कमाने में सक्षम न होना दूसरी बात थी। गांव में उसके परिवार के घर से हर कोई ईर्ष्या करता था। पिछले साल उनके पास टाइल वाली छत वाला एक अच्छा नवनिर्मित 3 कमरे का घर था और उन्होंने शहर में जमीन के साथ एक संपत्ति भी खरीदी थी। सच कहा जाए तो वह गांव की जिंदगी में वापस जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। बारिश के बाद कीचड़युक्त और गंदी जमीन उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब के विपरीत, जहां उसका परिवार शहर में आराम से रहता है, यदि उसका बड़ा बेटा बचपन में किसी बीमारी के कारण विकलांग नहीं होता, तो वह उसकी शादी के लिए एक शहरी लड़की ढूंढने पर भी विचार करती। अध्याय 324। वांग एयरफेक का सामना। कुछ ही समय पहले निराश होने के बाद झोउ लैनफेंग अब वांग एयरफेक की गर्मजोशी से उत्साहित हो गया और उसने तुरंत इस स्टॉल से कपड़े खरीदने का फैसला किया। सीयू, एक नज़र डालें और देखें कि आपको कौन सा पसंद है, इसे आजमाएं। ठीक है, बेझिझक कोई भी पोशाक आजमाएं। क्या आपको कोई पसंद है? इसे आजमाएं। आपकी बेटी बहुत सुंदर है, उसे कुछ सुंदर पहनने की ज़रूरत है। वांग एयरफेक ने झोउ सियू की ऊपर से नीचे तक नज़र रखते हुए उसकी प्रशंसा की। जब वांग एयरफेक ने बुरी तरह से बात की तो वह वास्तव में आक्रामक थी, लेकिन जब वह किसी को परेशान करना चाहती थी तो वह उन्हें आसमान तक पहुंचा सकती थी। आपकी बेटी, वाक्यांश झोउ लैनफेंग के कानों के लिए संगीत जैसा था और उसने बार बार सिर हिलाया। सही है, मेरी सियू न केवल सुंदर है बल्कि एक अच्छी छात्रा भी है। वह भविष्य में विश्वविद्यालय में दाखिला ले सकेगी। इस तरह की प्रशंसा से गर्व महसूस करते हुए झोउ सियू ने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया। कुछ हद तक अहंकारी लग रही थी। जब विषय बच्चों की ओर मुड़ा तो वांग एयरफेक ने भी कहा, मेरा बेटा भी एक अच्छा छात्र है, हमेशा शहर में अपनी परीक्षाओं में प्रथम आता है।
वह किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं करेगा। वह बीजिंग विश्वविद्यालय में प्रवेश लेगा। बीजिंग विश्वविद्यालय। झो सियू की आंखों में एक रोशनी चमक उठी। यही वह स्कूल था जिसमें जाने का उसने सपना देखा था। फिर भी वह जानती थी कि उसके शैक्षणिक परिणामों के साथ ये पूरी तरह से उसकी पहुंच से बाहर था। अप्रत्याशित रूप से एक कपड़ा विक्रेता का बेटा ऐसी उपलब्धि हासिल करने में सक्षम था। आपका बेटा भी पढ़ाई में इतना अच्छा है? झो लैनफेंग ने ईर्ष्या के भाव से पूछा। शहर में स्कूल जाने के लिए काफी पैसे खर्च करने होंगे, है ना? उद्धरण चिन्ह। बेशक, ये ग्रामीण इलाकों की तुलना में अधिक महंगा है। वांग इरफेग ने शेखी बघारते हुए कहा। जितना पैसा शहर में एक साल में खर्च होता है, उससे गांव में पढ़ने वाले 3 या 4 बच्चों का गुजारा हो सकता है। बिल्कुल, एक बच्चे के लिए सिर्फ एक अच्छा छात्र बनना ही पर्याप्त नहीं है। आपके पास वित्तीय साधन भी होने चाहिए, अन्यथा आप उनकी शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकते। झो लैनफेंग के चेहरे पर मुस्कान अब उतनी उज्ज्वल नहीं थी। शहर की स्कूली शिक्षा की काफी लागत को ध्यान में रखते हुए उसे बचत करने की जरूरत थी। किसी भी तरह से वह अपने बच्चे को कष्ट नहीं होने देगी, अन्यथा सियू को उन छोटे बच्चों द्वारा नीची दृष्टि से देखा जाएगा। चूंकि वांग इरफेग आत्म प्रशंसा में डूबी हुई थी, उसने झो लैनफेंग की अभिव्यक्ति में बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। मेरा बेटा न केवल पढ़ाई में अच्छा है और दिखने में भी अच्छा है, बल्कि वह मेहनती भी है। वह जल्द ही मेरे लिए खाना लेकर आएगा। अपना समय कपड़ों पर गौर करने में लगाए। आप एक पल में मेरे बेटे को देख लेंगे। बोलते बोलते उसने सड़क के कोने की ओर देखा और सोचा, मेरा बेटा अभी तक क्यों नहीं आया? काश वह आता, तो वह इन माँ बेटी को दिखा सकती थी कि वह झूठ नहीं बोल रही थी। झो लैनफेंग ने मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया, जिससे कपड़ों को खंगालने में उसकी रुचि खत्म हो गई। वह अपने घमंड को संतुष्ट करने के लिए दिखावा करना और कुछ तारीफें पाना चाहती थी, लेकिन उसकी मुलाकात खुद से भी ज्यादा घमंडी व्यक्ति से हो गई। और झुंझलाहट की बात यह है कि यह व्यक्ति एक व्यवसाय का मालिक था जिसकी पारिवारिक स्थिति उससे बेहतर थी। इसलिए झो लैनफेंग ने उसका सामना करने की हिम्मत नहीं की। इस समय झो सियू भी कुछ हद तक विचलित था। एक लड़का जो पढ़ाई में अच्छा था, दिखने में अच्छा था और एक अच्छे परिवार से था, वह बिल्कुल उसके आदर्श प्रकार का था। ये सुनने के बाद कि वांग इरफेग का बेटा जल्द ही आएगा, सियू ने कपड़ों को छानना धीमा कर दिया, लापरवाही से उन्हें बाहर निकाला। अब कोई जल्दी नहीं थी। वह साल के अंत में पढ़ाई के लिए शहर आ रही थी, और अगर यह बेटा उतना अच्छा था जैसा उसने दावा किया था, तो उसे जानना बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होगा। शायद। उसकी आंखों में चमक के साथ झो सियू के मुंह का कोना एक धूर्त मुस्कान में बदल गया। उसने एक कपड़ा उठाया और झो लैनफेंग से मीठी आवाज में पूछा, माँ, क्या यह मुझ पर अच्छा लगता है? उद्धरण चिन्ह। माँ शब्द ने झो लैनफेंग को गर्व से झूमने पर मजबूर कर दिया और उसने बार बार सिर हिलाया। यह अच्छा लग रहा है, यह अच्छा लग रहा है। मेरी सियू किसी भी चीज में अच्छी लगती है। वांग इरफेग तुरंत सहमत हो गए। युवा महिला सुंदर है और वह किसी भी कपड़े में अच्छी लगती है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। इतनी सुंदर बेटी होने के कारण उसकी शादी एक अच्छे परिवार में होनी तय है। अध्याय 325 झो गू परिचित एक वांग इरफेग को ये कहते हुए सुनकर झो सियू ने मीठे स्वर में कहा, आंटी, आप भी धन्य हैं। आप जानती हैं कि आपका बेटा इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहा है। एक बार जब वह भविष्य में बीजिंग विश्वविद्यालय में प्रवेश कर जाएगा, तो क्या आपको गर्व नहीं होगा? तब तक सड़क पर हर कोई आपसे ईर्ष्या करेगा। छोटी लड़की,
तुम्हारे पास शब्दों के साथ निश्चित रूप से एक रास्ता है। एक बार फिर देखो और देखो कि तुम्हें कौन सा टुकड़ा पसंद है। मैं इसे लागत मूल्य पर तुम्हें बेच दूंगा। हर किसी को तारीफ सुनना अच्छा लगता है, खासकर जब बात उसके प्यारे बेटे की हो। वांग इरफेग इतनी मुस्कुराईं कि वह मुश्किल से अपना मुंह बंद कर सकीं। झोउ सियू को लागत मूल्य पर बेचने का सवाल ही नहीं था, लेकिन उसने वास्तव में थोड़ा कम लाभ कमाने की योजना बनाई थी। एक बार जब वांग इरफेग ने ऐसा कहा तो झोउ लानफेंग का मूड भी बेहतर हो गया और वे तीनों हंसने लगे और मुस्कुराने लगे। झोउ सियू ने एक जोड़ी काली पतलून और एक गुलाबी जैकेट चुनी। वह एक हल्का नीला रंग भी खरीदना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि दूसरे लोग कहेंगे कि वह शेन मियामियान की नकल कर रही है। इसलिए उसने जानबूझकर एक समान शैली चुनी, लेकिन एक अलग रंग में। कितने अफसोस की बात है कि यहाँ कोई दर्पण नहीं था, अन्यथा वह देख सकती थी कि कपड़े उस पर अच्छे लग रहे हैं या नहीं। अभी के लिए वह केवल अपनी चाची और वांग इरफेग की बातों पर भरोसा कर सकती थी। कपड़ों के 2 टुकड़ों के लिए दूसरों के लिए मांगी गई कीमत प्रत्येक के लिए 10 युआन थी। आमतौर पर कुछ सौदेबाजी के बाद वह उन्हें 8 युआन में बेच देती थी, लेकिन क्योंकि झोउ सियू की चापलूसी सही थी, वांग इरफेग सीधे 8 युआन पर पहुंच गया। झोउ लैनफेंग को पता था कि शहर में भी कपड़ों की कीमत 8 या 9 युआन होगी। घमंड के कारण और गरीब नहीं दिखने की इच्छा के कारण उसने मोलभाव नहीं किया और बस पैसे चुका दिए। झोउ लैनफेंग को इतना सीधा देखकर वांग इरफेग अंदर से रोमांचित हो गया। देखो, तुम्हारी माँ तुम पर कितना प्यार करती है। तुम्हें भविष्य में उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आज आखिरकार कारोबार में तेजी आई। ये सब कल की उस बदसूरत लड़की की वजह से हुआ। उसने दोपहर का एक व्यवसाय खो दिया और पुलिस ने उसे लगभग एक तस्कर ही समझ लिया। यदि उसका बेटा और पति गवाही देने नहीं जाते तो वह वापस नहीं आ पाती। अगर उसने उस बदरंग लड़की को दोबारा देखा तो वह उसे पीट कर मार डालेगी। झोउ सियू ने वांग इरफेग के शब्दों को दोहराया। इस दुनिया में केवल मेरी माँ ही मुझ पर सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। मैं निश्चित रूप से भविष्य में उनके लिए अच्छा बनूंगा। तुम मेरी बेटी हो। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा तो मैं किससे प्यार करूंगा? उद्धरण चिन्ह। झोउ लैनफेंग ने झोउ सियू के बालों को सहलाया। जब भी उसकी बेटी उसे माँ कहती थी, उसे अंदर और बाहर से मीठा महसूस होता था। आपकी बेटी इतनी सुंदर और संतानहीन है, आप उसके लिए दूसरा कपड़ा क्यों नहीं खरीद लेते? वांग इरफेग ने पिछले साल की बची हुई छोटी बाजू वाली शर्ट में से कुछ को बाहर निकाला। आपको छोटी बाजू वाली शर्ट पहनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये डिस्काउंट आइटम हैं, प्रत्येक पर केवल 3 युआन। आपको अपनी बेटी के पहनने के लिए भी एक खरीदना चाहिए। छूट और 3 युआन की कीमत के बारे में सुनकर झोउ लैनफेंग और झोउ सियू दोनों की आंखें चमक उठीं। शहर में पुराने स्टाइल के कपड़े अच्छे से नहीं बिकते थे, लेकिन गांवों और कस्बों में यह एक अलग कहानी थी। दर्जी की दुकान के कपड़े बार बार वही टिकाऊ और ऊबड़ खाबड़ शैलियों में चलते थे, और वे सस्ते भी नहीं थे। प्रत्येक की कीमत 5 से 6 युआन थी। तो प्रत्येक 3 युआन के लिए ये वास्तव में एक अच्छा सौदा था। वांग इरफेग, जो हर दिन सड़क पर कपड़े बेचते थे और कई लोगों से मिलते थे, उनकी आंखों में देखकर ही बता सकते थे कि वे लुभाए गए थे। उसने जल्दी से एक एक करके कपड़े फैलाए और उन्हें आकार देने के लिए झोउ सियू के सामने पकड़ लिया। देखो, ये तुम पर कितना फिट बैठता है। ऐसा लगता है जैसे इसे मापने के लिए बनाया गया था। बड़ी बहन, आपको वास्तव में अपनी बेटी के लिए एक लेना चाहिए। मेरे पास केवल कुछ ही बचे हैं, और यदि आप इसे अभी नहीं खरीदते हैं
तो अगली बार जब आप आएंगे तो वे चले जाएंगे। झो लैनफेंग को प्रलोभन दिया गया, लेकिन वह पैसे खर्च करने को लेकर परेशान भी महसूस कर रहा था। उसने कपड़ों के एक सेट पर सिर्फ 8 युआन खर्च किए थे। जैसे ही वह झिझकी, अचानक पीछे से किसी ने आवाज दी, माँ, रात का खाना तैयार है। बेटा, वांग केरफेग ने खुशी से पुकारा और गर्व भरे चेहरे के साथ उसका परिचय झो लैनफेंग से कराया। यह मेरा छोटा बेटा गु जियानबिन है।